गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तो सुना होगा। आज हम इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और इस प्रकार की छोटी छोटी ग्रामर की टिप्स लेते रहिए। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मॉडल्स। तो प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब जो होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती हैं। ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है। जैसे आप हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज में सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो कुछ हमारी जो मेन मॉडल्स है वो ये हैं, जैसे विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट, यूज्ड टू, ought to, need, dare, etc। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी जो है मॉडल वर्ब्स हैं। इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक, वर्ब के टू काइंड्स होते हैं। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक हमारी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी होती है और दूसरी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती है। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वर हैज और हैड आते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, यूज, देयर एक्सेट्रा ये वर्ब आते हैं। तो आज हम इनके बारे में स्टेप टू स्टेप समझेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अभी हाल ही में बोर्ड पे लिखे हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट, यूज्ड टू, ought to, need, dare, etc। ये सब हमारी मॉडल वर्ब्स है। इनका यूज बहुत अच्छी तरीके से सभी को आना चाहिए। तो हम इनके बारे में आज शुरू करने वाले हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको विल और शैल इन दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। विल और शैल ये हमारी ऐसी मॉडल वर्ब है जिनका यूज फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में यूज होने वाली जो मॉडल वर्ब है वो प्यारे बच्चों विल और शैल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इन वर्ब का यूज किया जाता है तथा इनके साथ में जो आने वाली मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन मॉडल्स के साथ हम बी का यूज करते हैं प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इन मॉडल वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आती है। इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इनके साथ मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी नहीं आती है। तो स्टेप बाय स्टेप इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं विल और शैल की। विल और शैल दोनों ही ये हमारी ऐसी वर्ब है जिनका यूज फ्यूचर एक्शन के लिए होता है, फ्यूचर टेंस में इनका यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज होगा और इनके साथ आने वाली जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे पहले हम एक सेंटेंस का फॉर्मेट ले लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के फॉर्मेट से हम कई एग्जांपल लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नॉन एक्शन होने पर अगर हम बात करेंगे नॉन एक्शन की, यानी जहां पर सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज नहीं होगा, वहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन बताई जाएगी।
तो उसके लिए फॉर्मेट ये रहेगा प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट प्लस विल बी स्लैश शैल बी प्लस या कॉम्प्लीमेंट हम डाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, यानी विल बी और शैल बी का यूज फ्यूचर टेंस में तब होता है जब सेंटेंस में किसी काम का होना नहीं पाया जाता, सिर्फ किसी नाउन या प्रोनाउन की वहां पर विशेषता बताई जाती है, उसकी कंडीशन बताई जाती है। उस स्थिति में हम विल बी और शैल बी का ही यूज करते हैं। वहां पर विल और शैल नहीं आएगा, विल बी और शैल बी आएगा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसे नोट करना चाहो तो आप कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी यस, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे आपको। आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, मैं आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा फ्यूचर एक्शन है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी यू ही शी इट दे, नेमिंग वर्ड, इन सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं, विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कार्य करने वाला हमारा फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड का है या फिर थर्ड का है। अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी हो तब हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन के जितने भी नाउन प्रोनाउन है उनके साथ हम विल का ही यूज करते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, लेकिन कुछ कंडीशन प्यारे बच्चों ऐसी होती है जहां पर हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और बाकी पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। आपको वो चीज समझने जरूरी है, क्योंकि ये चीज तो आसान है, ये चीज तो आपको पहले से भी आती होगी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आई और वी के साथ विल का यूज होगा और बाकी के साथ शैल का यूज होगा। आज हम मुझे चीज को समझाने जा रहे हैं। जी, यदि सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, नेसेसरी, अगर सेंटेंस में ऐसी कोई कंडीशन नजर आ जाए, मतलब ये वर्ड आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये वर्ड नहीं मिलेंगे आपको, इनकी कंडीशन मिलेगी आपको। कहीं सेंटेंस में प्रॉमिस की बात हो, कहीं धमकी दी जा रही हो और कहीं किसी एक्शन को करने की आवश्यकता हो नजर आ रही हो, तो उस कंडीशन में क्या काम करेंगे, प्रॉमिस, थ्रेट, नेसेसरी आदि होने पर आई के साथ और वी के साथ, इन दोनों के साथ हम विल का यूज करेंगे। बाकी के साथ जो बाकी हमारे हैं बचे हुए, यू है, ही है, सी है, उन सभी के साथ यू, ही, शी,
एक और दे, इनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में प्रॉमिस आ जाए, थ्रेट धमकी आ जाए, या किसी एक्शन को करने की आवश्यकता आ जाए, तो उस कंडीशन में आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे और बाकी के साथ शैल का यूज करेंगे। यानी हम इनको उल्टा कर देंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ विल आएगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज करेंगे। तो वो कंडीशन कौन सी है, जैसे ध्यान दीजिए, सेंटेंस ये है, मैं उसे जान से मार दूंगा, ये सेंटेंस है। मैं उसे जान से मार दूंगा, ये हमारा सेंटेंस है। मैं उसे जान से मार दूंगा। अब यहां सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। जब हम गुस्से में होते हैं तो गुस्से में है, हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, बाद में उसका पछतावा होता है। तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ बताया गया है कि यहाँ सीधे सीधे उसको मारने की धमकी दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, आई शैल किल हर, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धमकी दी जा रही है, किसी को मारने के लिए धमकी दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सेंटेंस की जो अंग्रेजी बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, आई विल किल हर, आई विल किल हर, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो इस वाले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब से बिलो शैल की, तो उनका यूज कुछ इस प्रकार किया जाता है। इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हैं आप। जी, फिर समझने की कोशिश कीजिए। अब ये सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वह मेरी सहायता अवश्य करेगा। समझिए सेंटेंस को, चाहे कुछ भी हो जाए वह मेरी सहायता अवश्य करेगा। भाई वाह, तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर सहायता करने के लिए वादा कर दिया गया है, प्रॉमिस किया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, वह मेरी सहायता अवश्य करेगा। तो प्यारे साथियों, जब इस तरह के सेंटेंस करने के लिए आ जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, इस तरह के सेंटेंस बड़े ही आसान है। समझिए, पहले बनाते हैं अंग्रेजी, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट मे, इट मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वोट में, he shall help me, वह मेरी सहायता अवश्य करेगा। ही के साथ shall इसलिए आया प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर प्रॉमिस की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर प्रॉमिस किया गया है, वादा। जब आप किसी से वादा कर लेते हो तो आपको वादा निभाना चाहिए। तो फ्यूचर टेंस में सबसे मेन चीज ये होती है कि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कहां विल लगाना है और कहां शैल लगाना है। फिर समझिए, हम तुम्हें
नौकरी से निकाल देंगे। समझिए, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो यहां भी धमकी दी जा रही है, सीधी सी बात है। तो वी विल डिसमिस यू फ्रॉम द जॉब। हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो सीधी सी धमकी दी जा रही है बेटा। जहां पर धमकी दी जाए वहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे। तो समझ गया आप लोग। तो इस फ्यूचर टेंस में आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि कहां पर विल आना है और कहां पर शैल आना है। क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम आम इमेज का विल और शैल का यूज नहीं कर सकते। फ्यूचर टेंस में हमें इन चीजों को देखना होता है कि कहां पे हमें विल लगाना है और कहां पे हमें शैल लगाना है। फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज करना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अब फ्यूचर टेंस में विल का ही यूज होता है। विल का भी यूज होता है और शैल का भी यूज होता है। केवल विल का ही यूज नहीं होगा, शैल का यूज भी होता है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है प्यारे साथियों कि जहां पर हम शैल का ही यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। उस कंडीशन को भी समझना है। जैसे बी ओब्लाइज, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स, बी एबल, बी अनेबल, बी कंपेल, etc। तो प्यारे बच्चों, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर हमें शैल का ही यूज करना होता है। वो कंडीशन ये है, इनके साथ में शैल का ही यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा। बी ओब्लाइज, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स, बी एबल, बी अनेबल, बी कंपेल। एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम स्कूल में छुट्टी के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं, तो लास्ट में जब हम क्लोजिंग करते हैं एप्लीकेशन की, तो वहां लिखते हैं आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूंगा। आई शैल बी, ओ बी एल आई जी ई डी, आई शैल बी, सॉरी वेट, आई शैल बी हाईली, भाई ये तो लिखा ही नहीं हमने, जरूरी है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ओ बी एल आई जी ई डी, ऑब्लाइज, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूंगा। तो देखो आई के साथ यहां शैल आ गया। She shall be able to do this। तो ध्यान रखना, इनके साथ शैल का ही यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा। तो फ्यूचर टेंस में जब हम यूज करते हैं मॉडल्स का, तो कुछ इस प्रकार होता है। कुछ इसके और एग्जांपल ले लीजिए। और एग्जांपल कैसे लेंगे? नॉन एक्शन के रूप में लेंगे। और एक एग्जांपल वो लेते हैं जहां इनके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जहां इनके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। जी, he will
come here at all cost. It means वह हर कीमत पर यहां पर आएगा। इसका मतलब प्रॉमिस है वेट, जब प्रॉमिस वाली बात होगी तो हमें शैल आना चाहिए। He shall come here at any cost. I will do it at all cost, at any cost. मैं किसी भी कीमत पर इसको करके रहूंगा। तो यहां भी क्या है, यहाँ पर डिटर्मिनेशन आ गया है, यहाँ पे दृढ़ संकल्प वाली बात होगी। इस वाले सेंटेंस में, इन वाले सेंटेंस में यहाँ पे तो प्रॉमिस की बात है, लेकिन यहाँ बात डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। यहाँ पे दृढ़ता आ गई है, दृढ़ संकल्प आ गया है कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मैं इस एक्शन को अवश्य करूंगा। तो कुछ इस कंडीशन में इनका यूज होता है। और समझिए, जी, he will be at home, वह घर पर होगा। नॉन एक्शन की बात है। she will be hungry, वह भूखी होगी। यहां भी नॉन एक्शन है, इसीलिए विल के साथ भी आ रहा है यहाँ पे। तो जहां नॉन एक्शन की बात होगी, हमारा शैड और विल के साथ बी का यूज करते हैं इस तरीके से। अगर बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, he will have completed his work, वह अपना कार्य समाप्त कर लेगा, वह अपना कार्य पूरा कर लेगा। तो ध्यान देना, ये परफेक्ट टेंस है, यहाँ विल के साथ हैव का यूज होगा। एक चीज को और ध्यान रखना, जब बात करते हैं मॉडल्स की, चाहे विल हो, शैल हो, कैन हो, मे हो, वुड हो, शुड हो, कुड हो, तो प्यारे बच्चों इनके साथ में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैव होगी, हैव का ही यूज होगा। अगर इनके साथ आप इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज या फिर हैड का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। इनके साथ में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल केवल हैव होती है। मॉडल्स के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो प्यारे बच्चों वो हैव होगी, ये भूलना नहीं है, याद रखना हमेशा। इसे नोट करने का तो कर सकते हैं आप। जी, डन। आ जाइए। मॉडल्स यानी विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड एक्सेट्रा। इनके बाद में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैव होगी, और जब इनके बाद में हैव आता है तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आता है। इस चीज को याद रखना, इसको भूलना नहीं कभी भी, क्योंकि प्यारे बच्चों मॉडल वर्ब के साथ में ना तो इज, आर, एम का यूज होता, ना वॉज, वर आता, ना हैज आता और ना ही हैड आता। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं इनका यूज इनके साथ नहीं होता है, ध्यान रखना।
विल शैल कैन में वुड शुड कुड के बाद में ये वाली वर्ब नहीं आएंगी। इन सब के बाद में केवल और केवल ये वाली वर्ब आएगी है। मॉडल्स के बाद में इज आ रहा है, बोझवार हैज और हैड का यूज नहीं होता है। मॉडल्स के बाद में केवल और केवल हैव का यूज होता है, वो भी परफेक्ट टेंस में। आप समझ रहे होंगे। जी अब बात कर लेते हैं कैन की। अब बात करते हैं कैन की। प्यारे बच्चों, कैन का मतलब होता है सकना। हिंदी में मीनिंग होगा इसका सकना, सकता, शक्ति, सकते। यानी अगर हम बात करते हैं कैन की, तो कैन का जो यूज होता है प्यारे बच्चों, वो पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए। शक्ति, ताकत, क्षमता, योग्यता। जब किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर जिगरा होता है, हिम्मत होती है, ताकत होती है, तो वहां कैन का यूज करते हैं। जहां जो कि पावर, शक्ति को, कैपेसिटी, क्षमता को और एबिलिटी, हमारी योग्यता को दर्शाती है। तो प्यारे साथियों, कैन का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ये बात पे ध्यान रखनी है कि कैन हमारी एक ऐसी मॉडल वर्ब है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक, और प्रेजेंट टेंस में कैन से पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी शो होती है। एग्जाम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जी, I can lift 50 kg। मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? पावर। She can speak English fluently। वह बड़ी अच्छी तरीके से धारापूर्वक अंग्रेजी बोल सकती है। ये क्या है? एबिलिटी। My father can drink 5 liter मिल्क। मेरे पापा 5 लीटर दूध पी सकते हैं। ये क्या है? कैपेसिटी। किसी एक्शन को अपने अंदर झेलने की क्षमता। ठीक, 5 लीटर दूध पीना बच्चों के लिए इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। ठीक, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है 2 दर्जन केले खाना, 2 दर्जन अंडे खाना, 5 लीटर दूध पीना। ये तो किसी किसी बहुत ही रेयर व्यक्ति होते हैं जो इस चीज को समावेश कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं कैन की, तो कैन का यूज तीनों चीजों के लिए होगा। पावर के लिए भी होगा, एबिलिटी के लिए भी होगा और ये कैपेसिटी के लिए होगा। तो ये पावर है भाई, शरीर में जान होगी तभी तो उठाओगे। स्पीक, एबिलिटी होगी अंग्रेजी बोलने की, आपको आती होगी तो बोलोगे। अगर आपके अंदर अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है, आपके अंदर दिमाग है, आपको इतनी नॉलेज है, आप इतने होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, तभी तो बोलोगे, तभी तो आपके अंदर अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी होगी। जी, अब है क्षमता। जब आपके अंदर कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी 5 लीटर दूध पीने के बाद पेट ऐसे आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा बिल्कुल।
तो लेकिन इस व्यक्ति के अंदर, मेरे पापा के अंदर 5 लीटर दूध पीने की क्षमता है, कैपेसिटी है। तो कैन का यूज आपने कहा देखा, आपने देखा कैन का यूज पावर के लिए भी हो रहा है, एबिलिटी के लिए भी हो रहा है और कैपेसिटी के लिए भी हो रहा है। तो कैन का यूज तीनों चीजों के लिए किया जाता है। दूसरी बात, कैन का जो यूज होता है, कुछ कंडीशन और होती है जहां कैन का यूज होता है, उनको भी साथ में सीख लेते हैं। केवल यही कैन का यूज नहीं होता है, कैन का यूज बहुत जगह होता है। अगर बात करते हैं परमिशन की, अगर हम बात करते हैं परमिशन की, अनुमति, किसी को काम करने की अनुमति देना या देना, परमिशन। जैसे कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन के वेट करते हैं, आपने देखा कि प्लेटफॉर्म पर बेंचें डली हुई हैं और उस बेंच पर 2-3 आदमी बैठे हैं और थोड़ी साइड में जगह भी है। आपने उनसे कहा एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? आपने पोलाइटली पूछा। लेकिन कैन का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नहीं होता है, कैन का यूज सिंपली परमिशन के लिए होता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई अथॉरिटी बैठी है, किसी अधिकारी से आप पूछ रहे हो, किसी सीनियर से पूछ रहे हो, वहां आप कैन का यूज नहीं करोगे, वहां आपको मे का यूज करना होगा। कैन का यूज सिंपली परमिशन के लिए होता है। लेकिन जनरली कहां होता है? जब जनरली हम किसी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति से हम यूं ही पूछ लेते हैं कुछ एक्शन करने के लिए। जैसे कैन आई सी योर वॉच, क्या मैं आपकी घड़ी देख सकता हूं कुछ समय के लिए? तो कहना आ गया यहां पे। यू कैन पार्क योर बाइक देयर, तुम अपनी बाइक को वहां पार्क कर सकते हो, तो परमिशन मिल गया आपको पार्क करने की। यू कैन नॉट प्ले हियर, तुम यहां नहीं खेल सकते हैं, आपको वहां खेलने के लिए मना कर दिया गया है। क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, खाली ये किसी की पर्सनल संपत्ति है जो आपको मना कर रहा है कि यहाँ नहीं खेल सकते। तो यहाँ आपको वहां ना खेलने की परमिशन दे दी है, वहां आपको मनाही होगी, यहाँ प्रोविजन आ गया है, यहाँ सीधी सीधी मनाही होगी है। तो कैन का जो यूज परमिशन के लिए होता है, कहीं परमिशन मिल जाती है एक्शन करने के लिए, कहीं परमिशन नहीं मिल पाती। तो कैन का यूज इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव में अवश्य होता है या फिर अफर्मेटिव भी होता है। तो कैन का यूज परमिशन होने पर, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव क्यों ना हो, कैन का यूज हम कर सकते हैं परमिशन के लिए। और समझिए, एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश में टॉपिक है ग्रामर का, जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक सब टॉपिक है एडवर्ब टू, रिमूव टू, रिमूव टू, ये वाले टू को रिमूव करना होता है, ये एडवर्ब है, ये हमारी एडवर्ब है। तो जब हम इस एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस टू के स्थान पर हम सो लगा देते हैं, और एक टू और आता है इसके आगे प्रीपोजिशन टू, उस टू के स्थान पर हम क्या करते हैं, पहले दैट लगाते हैं, दैट के बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर कैन का यूज होगा, वो भी नोट के साथ, कैन नोट। प्रेजेंट होने पर कैन नोट, पास्ट होने पर कुड नोट, ये भूलना नहीं है आपको। जैसे कहने का मतलब ये है प्यारे साथियों कि सो डैट डैश दैट, इस कंडीशन के बाद में यहां पर कैन नोट का यूज होगा, अवश्य होगा, 100% होगा। ठीक, जब सो दैट एक साथ आते हैं, जब सो दैट कंजंक्शन के रूप में एक साथ आएगा, तब इसके बाद में मे का यूज होगा या फिर माइट का यूज होगा। लेकिन अगर सो और दैट के बीच में यहाँ कोई अन्य वर्ड आ रहा है, यहाँ पे कोई और चीज आ रही है, तब उसके बाद में कैन नॉट का यूज होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखा देता हूं जी।
एक सेंटेंस है, ही इज सो वीक। ओहो, माइकल भी रो रहा है आज। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वह इतना कमजोर है कि वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। देखो सो और दैट, इस सो दैट के बाद में प्यारे बच्चों क्या आया है, ये रहा कैन नॉट। तो सो दैट के बाद में कैन नॉट का यूज होता है प्रेजेंट टेंस होने पर, और जब सो दैट एक साथ आते हैं इस तरीके से तब इनके बाद में मेक का यूज होता है। तो कुछ ये फैक्ट है, कुछ ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कैन और मे दोनों दे दी जाए करने के लिए, लेकिन आपको क्या रखना है, रिमेंबर वन थिंग, सो और दैट के बीच में अगर गैप है, कोई अन्य वर्ड आ रहा है दोनों के बीच में, कोई एडजेक्टिव आ रही है दोनों के बीच में, तब उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के बाद कैन का यूज करेंगे। और अगर सो दैट के बाद में, सो दैट के बाद में क्या होगा, सो दैट एक साथ मिलेगा, इसके बाद में कोई सब्जेक्ट मिलेगा आपको, ऐसे कोई सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपको सिंपली मे का यूज करना है। तो इसके लिए फॉर्मेट ये है और इसके लिए फॉर्मेट ये है, पहले दैट फिर सब्जेक्ट फिर कैन नॉट, दोनों का फॉर्मेट सेम ही है बिल्कुल देखा जाए, बट इसमें सो दैट में गैप है, ये एक साथ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सो के बाद में कोई एडजेक्टिव आएगी, उसके बाद में दैट आएगा, फिर कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको सिंपली कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है टेंस को देख करके। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। लेकिन अगर हम बात करते हैं मे की, तो मे के लिए पहले सो दैट होना चाहिए, इसके बाद में कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद में मे या माइट का यूज अवश्य होगा, प्रेजेंट होने पर मे और पास्ट होने पर माइट। तो प्यारे साथियों, कैन का यूज कुछ इस तरीके से किया जाता है। आपने कैन का यूज कहां देखा, आपने कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में देखा, जहां बात करते हैं पावर की, कैपेसिटी की, एबिलिटी की, वहां आपने कैन का यूज किया। जहां बात करते हैं परमिशन की, वहां आपने कैन का यूज किया। और जहां बात करते हैं सो दैट की, तो सो दैट के बाद में आने वाली जो हमारी मॉडल्स हैं वो कैन है। ठीक, तो मैं समझता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे समझ रहे होंगे। तो इस टॉपिक को आज यहीं खत्म करते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड लक।